हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरलैप अलावेंस और इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज का। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि हमारा जो इरिगेशन वाला पार्ट है उसमें लगभग हमारे सिर्फ 2 टॉपिक ही बचे हैं। तो हमारा जो कैनाल वाला पार्ट है, टाइप्स ऑफ कैनाल, डिजाइन ऑफ कैनाल, जो भी थ्योरीज है, उनके एजम्पशन है, तो वो सब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीटली न्यू सीरीज है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था आपका ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मिनट्स का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरलैप अलावेंस और इरिगेशन एफिशिएंसीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 तक हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में, जो है ओवरलैप अलावेंस। अब ओवरलैप अलावेंस क्या होता है? हमारी जो क्रॉप्स होती है वो क्रॉप्स हम अलग अलग सीजन पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जो उनका टाइम पीरियड है 2 अलग अलग क्रॉप का वो ओवरलैप कर जाए। सपोज हमारे पास 2 क्रॉप है, एक क्रॉप है हमारी रबी की और दूसरी है खरीफ की। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो उनका टाइम पीरियड है वो दोनों ओवरलैप हो जाए एक दूसरे पे। तो उस ओवरलैप वाले ड्यूरेशन में क्या होगा, हमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होगी वो दोनों क्रॉप के लिए होगी साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप अलावेंस। यही मैंने लिखा हुआ है कि जो क्रॉप्स ऑफ सम सीजन में ओवरलैप सम पीरियड ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप सीजन, मतलब एक क्रॉप का सीजन और दूसरी क्रॉप का सीजन दोनों ओवरलैप कर जाए तो उसको बोलते हैं हम ओवरलैप अलावेंस। और इस ओवरलैप अलावेंस में क्या होता है, जो क्रॉप्स ऑफ बोथ द सीजन रिक्वायर वाटर साइमल्टेनियसली, और जो 2 क्रॉप है उनको जो वाटर रिक्वायर्ड होगा वो दोनों को एक साथ चाहिए होगा ओवरलैप पीरियड के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं ओवरलैप अलावेंस। अब पॉइंट नंबर 11 में हम लोग डिस्कस करते हैं इरिगेशन एफिशिएंसीज को। तो अब इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है, इसको सबसे पहले जनरल टर्म में समझते हैं। जनरल तरीके से हम अगर इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करें तो क्या होता है, हम कुछ ना कुछ वाटर अप्लाई करते हैं हमारी फील्ड में, ठीक है, और सम पार्ट ऑफ दैट वाटर विल बी यूज्ड बाय द क्रॉप। तो बेसिकली इन जनरल इरिगेशन एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर यूज, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है यूज के लिए प्लांट्स के लिए, और हमने एक्चुअल में कितना वाटर अप्लाइड किया इनटू 100। तो ये बेसिकली एक जनरल टर्म में हो गया। इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि हम कितना % वाटर हमारा प्लांट यूज कर रहा है। सो इट इज द रेशियो ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर यूज, कितना वाटर अवेलेबल है यूज करने के लिए प्लांट के लिए, डिवाइडेड बाय द जो वाटर हमने अप्लाइड किया है इनटू 100। ये जनरल टर्म में हो गया। अब जो इरिगेशन एफिशिएंसीज होती है वो भी 3-4 टाइप की होती है, ठीक है। तो वो हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी को। तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी में क्या होता है, अब यहाँ देखो नाम से ही पता चल रहा है, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो कन्वेयंस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि हम वाटर को क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं। तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, जो भी हमारे कैनाल हेड्स होते हैं, तो कैनाल हेड्स होते हैं हमारे रिजर्वोयर के पास में। तो हम रिजर्वोयर से, कैनाल हेड से जितना भी पानी रिलीज कर रहे हैं वो फील्ड में कितना पानी पहुंच रहा है, तो उन दोनों का रेशियो होता है हमारा कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो बेसिकली व्हेन वी आर कन्वेइंग द वाटर फ्रॉम द कैनाल हेड टू द फील्ड, तो कितना % ऑफ वाटर हमको फील्ड में मिल रहा है, उसी को हम बोलते हैं वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। सो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द वाटर गिवन टू द फील्ड, फील्ड में हमारा कितना पानी पहुंचा, डिवाइडेड बाय द वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द रिजर्वोयर फॉर द फील्ड। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको जल्दी से समझ लेते हैं कि सपोज 100 liter of water is released from the canal head and only 90 liter of the water reached in the field. तो that means 90 divided by 100 into 100 means water conveyance efficiency कितनी होगी, 90%। मतलब 10% वाटर लॉस्ट हुआ है हमारा ट्रांजिट में, ठीक है। अब वो लॉस्ट क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पे क्या क्या होंगे, जब भी हम कैनाल में वाटर फ्लो रहा तो बेसिकली 2 टाइप के लॉस होते हैं। एक तो होता है सीपेज लॉस, दूसरा होता है हमारा इवेपोरेशन की वजह से। अब सीपेज लॉस क्या होता है, सपोज अगर हमारी कैनाल अनलाइंड है, उसमें किसी भी मटेरियल की लाइनिंग नहीं है, तो उसमें सीपेज लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर हमारी जो कैनाल है
वो अच्छे से लाइनिंग की हुई है हमने सीमेंट, ब्रेक, स्टोन या किसी भी और मटेरियल की, तो उसमें क्या होंगे, सीपेज लॉस थोड़े से कम होते हैं। फिर भी मे बी जो जॉइंट्स है वहाँ पे हो जाए सीप, तो बेसिकली हमारे जो लाइंड कैनाल होती है उनके लिए सीपेज लॉस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द लाइंड वन। दूसरा होता है इवेपोरेटिंग लॉस। इवेपोरेशन लॉस हमेशा होगा, क्योंकि जब भी वाटर को हम कन्वे करेंगे वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो जो भी टेम्परेचर होगा वहाँ का जिस एरिया में हम डिलीवर कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर और सनरेज की वजह से कुछ पार्ट ऑफ वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये था हमारा वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। अब हम दूसरी एफिशिएंसी की बात करते हैं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होता है, अब हमने कैनाल से और फील्ड में पानी पहुंचा दिया। अब फील्ड से पानी कहाँ पहुंचना चाहिए, फील्ड से पहुंचना चाहिए हमारे जो प्लांट्स है या क्रॉप है उसकी रूट में पानी जाना चाहिए। तो ये वाटर हमने फील्ड में कितना अप्लाई किया और प्लांट की रूट में कितना पहुंचा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द फील्ड डिवाइडेड बाय द वाटर गिवन टू द फील्ड। अब वाटर स्टोर इन द फील्ड का क्या मतलब है सर, वाटर स्टोर्ड इन द फील्ड का मतलब है कि कितना पानी फील्ड में स्टोर हो रहा है। अब फील्ड में कैसे स्टोर होगा पानी, रूट जोन में ही होगा, क्योंकि हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप का जो भी रूट जोन है, उस रूट जोन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअल में स्टोर हुआ है डिवाइडेड बाय द फील्ड में कितना पानी आया हमारे पास। सपोज फील्ड में हमारे पास पानी आया 100 लीटर, इस 100 लीटर में से ओनली 90 लीटर जो पानी है वो रूट जोन में प्लांट्स ने यूज किया, तो हमारी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हुई 90%। अब बाकी बचा हुआ पानी जो 10 लीटर है वो कहाँ लॉस हो गया, वो हो सकता है एज ए सरफेस रन ऑफ हो सकता है। सरफेस रन ऑफ का मतलब हो सकता है पानी सीधे बह गया हो, क्योंकि हमारी क्रॉप्स तो एक लिमिटेड एरिया में, अब वाटर को हम अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी द वाटर में बी फ्लो आउटसाइड द एरिया, तो वाटर एज ए सरफेस रन ऑफ बह गया हो, वहां पे लॉस हो सकता है। सेकेंड लॉस हो सकता है डीप पर्कोलेशन की वजह से। डीप पर्कोलेशन क्या होता है, अब हमारा वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो वाटर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है वो हमारा प्लांट यूज करे, ठीक है, प्लांट की जितनी कैपेसिटी होगी वो तो उतना यूज कर लेगा, पर एक्सेस वाटर जो होगा वो क्या होगा, डीप पर्कोलेट हो जाएगा, मींस इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा या डीप पर्कोलेट होगा वो अल्टीमेटली आपकी ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा, तो वो वाटर कुछ यूज में नहीं आएगा। तो मतलब इन्फिल्ट्रेशन की वजह से या डीप पर्कोलेशन की वजह से उसमें लॉसेज होंगे। तो ये था हमारा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब हम अगली एफिशिएंसी की बात करते हैं, यह है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी का मतलब एक्चुअल में कितना वाटर यूज आया, तो इसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर यूज कंजम्पटिवली डिवाइडेड बाय द वाटर गिवन टू द फील्ड। अब ये कंजम्पटिव वाटर यूज क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। तो बेसिकली कंजम्पटिव वाटर रिक्वायरमेंट में हमारी 3 चीजें होती है। सबसे पहले लीचिंग की रिक्वायरमेंट, प्री सोविंग रिक्वायरमेंट और वाटर स्टोर्ड इन द फील्ड। तो ये तीनों आ गई हमारी कंजम्पटिव रिक्वायरमेंट में। कौन कौन सी, सबसे पहले हम बात करेंगे लीचिंग रिक्वायरमेंट की। लीचिंग रिक्वायरमेंट में आपको बताता हूं अभी क्या होता है। प्री सोविंग रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम सोविंग करते हैं, बीज को बोते हैं, तो उसके पहले भी फील्ड में हमें मॉइस्चर देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम इनिशियल मॉइस्चर, जिससे कि ये क्या करता है, हमारी जो प्लांट की इनिशियल ग्रोथ होता है उसको प्रमोट करता है और हम आसानी से वहां पे हमारा जो क्रॉप है उसको ग्रो कर सकते हैं। और ये था वाटर स्टोर्ड इन फील्ड फॉर ए क्रॉप, और मतलब कितना वाटर स्टोर्ड हुआ, कितना हमारी प्री सोविंग रिक्वायरमेंट और कितना हमारी लीचिंग रिक्वायरमेंट है। तो ये सब तीनों मिला के बोलते हैं हम इसको कंजम्पटिवली यूज्ड। तो ये हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी होता है, रेशियो ऑफ वाटर यूज कंजम्पटिवली डिवाइडेड बाय द वाटर गिवन टू द फील्ड। अब हम बात करते हैं लीचिंग क्या होता है, लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली लीचिंग रिक्वायरमेंट को हम बोल सकते हैं, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर required to bring the soil salinity from an initial high level down to an acceptable value in accordance with the salt tolerance of the crop of the to be grown। अब इसका मतलब समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं फील्ड में, तो फील्ड में क्या होता है, जो इनिशियल लेवल होता है सोइल में सैलिनिटी का वो हाई होता है। अब जो हमारी क्रॉप्स होती है उनका एक रेंज होता है कि इस रेंज की सैलिनिटी में इस क्रॉप की जो ग्रोथ है वो सबसे अच्छी होगी।
तो अगर हम क्रॉप यील्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी सोइल की सैलिनिटी जो भी क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसी रेंज में हो। तो बेसिकली हमारी जो सोइल है उसकी सैलिनिटी इनिशियली हाई होती है, तो उस इनिशियल हाई वैल्यू को एक एक्सेप्टेबल वैल्यू या फिर एक पर्टिकुलर रेंज में लाना जो कि हमारी सोइल ग्रोथ को प्रमोट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो लीचिंग के लिए भी अलग अलग टेक्निक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डी की, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया है, सो आई विल मेक इट करेक्ट। ओके, दिस इज ऑप्शन नंबर डी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। अब वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द फील्ड, कि फील्ड में कितना वाटर स्टोर हुआ है, डिवाइडेड बाय द वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड टू रेज द मॉइस्चर अप टू फील्ड कंटेंट, फील्ड कैपेसिटी। FC डिनोट्स फॉर द फील्ड कैपेसिटी। अब वाटर स्टोर्ड इन द फील्ड क्या होता है, हमने जो भी डिस्चार्ज फील्ड में दिया तो बेसिकली वो फील्ड में स्टोर हो गया, तो दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज स्टोर्ड इन द फील्ड, divided by the water required in field to raise the moisture up to field capacity। तो ये क्या है हमारा, मतलब हमारा जो फील्ड है उसमें इनिशियली कुछ मॉइस्चर कंटेंट होगा, अब उसके अलावा हमको एडिशनली कितना मॉइस्चर कंटेंट डालना है ताकि हम हमारे फील्ड के मॉइस्चर को इंक्रीज कर सकें अप टू द फील्ड कैपेसिटी। सो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द फील्ड, कि फील्ड में कितना वाटर स्टोर है, डिवाइडेड बाय द वाटर रिक्वायर्ड इन फील्ड टू रेज द मॉइस्चर अप टू फील्ड कैपेसिटी, यानी वो मॉइस्चर कंटेंट जिससे हम हमारी जो फील्ड की वाटर कैपेसिटी है उसको फील्ड कंटेंट तक लेके आ जाएं। अब ये फील्ड कंटेंट क्या होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी, इट इज फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी इज द वाटर रिटेन बाय एन इनिशियली सैचुरेटेड सोइल अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Hence, as the gravitational water gets drained off from the soil, it is said to reach the field capacity। तो FC denotes for field capacity। मैं इसको field content बोल रहा हूं तो आप कंफ्यूज मत होना, दिस इज field capacity। field capacity का मतलब क्या होता है, जब भी सोइल में या फिर हमारी फील्ड में हम वाटर को अप्लाई करेंगे तो उस सोइल की एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो भी हम वाटर को अगर अप्लाई करेंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो सीधा इनफिल्ट्रेट हो जाएगा ग्राउंड में और ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा, तो उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। बेसिकली फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अप टू विच द सोइल कैन होल्ड द वाटर। सोइल की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि हमारा जो वाटर डाला है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, पर सोइल की कुछ एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक तो हमारी सोइल उस वाटर को होल्ड करके रख लेगी, पर जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, आपका वाटर सीप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी डिपेंड करती है हमारी टाइप ऑफ सोइल पे। ठीक है, तो अलग अलग सोइल के लिए अलग अलग फील्ड कैपेसिटी होती है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये हमारा इरिगेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कैनाल को डिस्कस कर लेंगे। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, यू कैन लाइक दिस वीडियो, you can share this video with your friends and subscribe our channel Let's Grow। You can also press the bell icon if you really like the video and want to be notified for the next video। So thank you so much to watch this lesson till the end।